देखो टॉपिक है ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी। अब तक जितनी भी सर्किट्स में बैटरी लगी थी वो सारी की सारी क्या थी, डीसी बैटरी थी। अब कौन सी है, एसी। यानी कि अब तक जो बैटरी हम यूज़ कर रहे थे सर्किट में, मान लो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगी है, बैटरी। तो ये जो बैटरी थी ये क्या थी, डीसी बैटरी थी। यानी कि यहाँ पे मान लो स्विच लगा दिया आपने, तो ये क्या थी, डीसी। इसकी वोल्टेज फिक्स थी, मान लो ई नोड की। इसकी बैटरी, इसकी वोल्टेज क्या थी, ईएमएफ जो थी वो फिक्स थी, कम ज़्यादा नहीं हो सकती थी। जो एक बार दे दी वही रहेगी। बट अब जो इसका ये सिंबल होता है, डीसी बैटरी का सिंबल होता है, यानी कि इसकी ईएमएफ जो रहेगी वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। बट अब जो सर्किट्स में मान लो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, अब ये होगी यानी कि एसी वोल्टेज होगी। इसका ईएमएफ जो है वेरी करेगा, वेरिएबल रहेगा ईएमएफ, फिक्स नहीं होता। बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर जीरो, बढ़ते होते फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, इस तरीके से होता है, बढ़ता घटता रहता है। यानी कि इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। एसी अगर बैटरी लगी हुई है तो यानी कि डायरेक्शन भी चेंज होगी, करंट की वैल्यू भी कम ज़्यादा होती है, वोल्टेज भी कम ज़्यादा होती रहती है, फिक्स नहीं होती। ठीक है। जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें जो बनती है इलेक्ट्रिसिटी वो एसी होती है, डीसी नहीं बनती कभी भी। तो जितने भी अप्लाइंसेस लगे हुए हैं सारे के सारे किस पे काम करते हैं, एसी पे। क्योंकि अगर डीसी बनाने लग गए तो उस केस में उसके ऊपर बहुत खर्च आएगा। यानी कि कामी ऐसा कोई मतलब वो नहीं है कि हम डीसी बनाएं, क्योंकि पहले डीसी बनती थी उसके ऊपर खर्च बहुत ज़्यादा आता था। तो इसलिए क्या बनाना शुरू कर दिया, एसी। जब आप एसी जनरेटर पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि एसी कैसे बनती है और डीसी हम क्यों नहीं बना सकते। क्योंकि उसमें आप देखोगे तो एक ड्रम लेते हैं, उसके ऊपर वायर कोयल लपेट देते हैं, तो उस केस में वो घूमता है। तो यानी कि उस केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है, दो मैग्नेट रख देते हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वेरिएबल होगा तो उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो भी क्या आता है, वेरिएबल। तो इसलिए क्या प्रोड्यूस होती है, एसी। इसमें क्या होती है, डीसी को प्रोड्यूस करने के लिए कोई फिक्स यानी कि कांस्टेंट रूप से घुमाना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी कांस्टेंट आना पड़ेगा, तो उस केस में वो डीसी। उसके लिए केमिकल एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा, तो उस केस में डीसी। तो डीसी बनाने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। मान लो अगर बिजली का बिल अभी 2000 आता है तो उस केस में वो 10-20 हज़ार आएगा अगर डीसी। तो एसी ही, एसी जनरेटर, एसी जो होता है वो ही बनाया जाता है। ठीक है। पावर प्लांट्स इतने भी हैं तो इस केस में इसकी वोल्टेज क्या होती रहती है, कम ज़्यादा होती है। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो एक साइकिल अगर कंप्लीट होती है तो उसका मतलब है कि 2 बार जो वोल्टेज है वो क्या होती है, जीरो होती है, और 2 बार क्या होती है, मैक्सिमम। 2 बार जीरो होगी और 2 बार क्या होगी, मैक्सिमम होती है इस केस में। यानी कि एक बार यहाँ पे प्लस साइन, एक बार करंट ऐसे चलेगा, फिर इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये पोलैरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एक बार करंट ऐसे चलेगा, बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, फिर घटते घटते क्या हो जाएगा, जीरो, और फिर दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर जीरो। इस तरीके से जैसे एक ग्राफ होता है साइन थीटा, इसकी जो वोल्टेज होती है V इक्वल टू होता है V नोड साइन ओमेगा टी। क्या होती है, V नोड साइन ओमेगा टी। V नोड जो पीक वैल्यू जो होती है वोल्टेज की, वो जो होती है वो 311 होती है, 220 नहीं होती। 220 जो है वो आरएमएस वैल्यू होती है वोल्टेज की। ठीक है। 220 क्या होती है, आरएमएस वैल्यू होती है वोल्टेज की। ये जो है वी नोड, ये क्या होती है, मैक्सिमम जो पीक वैल्यू को बोलते हैं वी नोड, ये होती है 311। वी नोड की जो वैल्यू हमारे घरों में जो पीक वोल्टेज आती है वो 311 होती है, और 220 जो होती है वो आरएमएस वैल्यू होती है वोल्टेज की। मतलब आरएमएस बताऊंगी, इसी को अगर √2 से डिवाइड कर दोगे तो वो आएगी आपके पास आरएमएस 220 वोल्ट। बताऊंगी क्या होता है, आरएमएस वैल्यू भी क्या होती है और पीक वैल्यू भी क्या होती है। जो पीछे से अगर पीक वैल्यू जो आती है वो 311 आती है, न कि 220। हमें अगर मान लो 220 चाहिए तो 220 हो जाती है, 240 का यूज़ करें तो 240। ये नहीं है कि 220 आती है तो हमें 240 कैसे यूज़ करें। तो पीक वैल्यू जो पीक वोल्टेज होती है वो 311 होती है। ठीक है। तो इस केस में V की वैल्यू क्या होती है, इसकी वोल्टेज जो होती है वो V नोड साइन ओमेगा टी। तो यानी कि साइन ओमेगा की टर्म्स में बढ़ रही है। अगर यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनता है साइन थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है, तो यहाँ पे जीरो, फिर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाती है, मैक्सिमम, फिर घटते घटते जीरो, फिर बढ़ते नेगेटिव में मैक्सिमम, और फिर जीरो। तो इस तरीके से सेम इसकी भी जो वोल्टेज जो है बढ़ते बढ़ते क्या होती है, मैक्सिमम, फिर घटते घटते क्या हो जाती है, जीरो, फिर घटते घटते क्या हो जाएगी, मतलब बढ़ते बढ़ते माइनस नेगेटिव में, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो जाती है। पोलैरिटी ये प्लस था, ये क्या थी, माइनस। तो हाँ, ये ऐसे और फिर ये ऐसे, क्योंकि देखो पोलैरिटी चेंज होगी। पहले करंट ऐसे चल रहा था तो अब करंट कैसे चलेगा, ऐसे। तो इसलिए क्या होगा, पहले बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगी पॉजिटिव में, करंट ऐसे चल रहा था, फिर घटते घटते क्या होगी, जीरो, फिर पोलैरिटी चेंज होगी, इसलिए क्या हो गई, ये नीचे, तो फिर घटते घटते माइनस में मैक्सिमम, फिर
0, इसको बोलते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो गई। क्यों? देखो मैक्सिमम, इसका मतलब ये नीचे बना हुआ है, इसका मतलब एक पोलैरिटी चेंज हो जाती है इसके, जो इसकी पोलैरिटी का मतलब है कि पहले करंट एक डायरेक्शन में मान लो ऐसे चल रहा था, फिर करंट क्या चलेगा ऐसे, इसका मतलब ये है। मतलब वही हुआ ना कि अगर ये पोलैरिटी सेम रहती तो फिर उस केस में फिर ऐसे ही बन जाता, चेंज होगी इसीलिए ऐसा बनता है। हाँ ऐसे होता है इसलिए इसमें, ठीक है। तो इस केस में इसकी जो एक साइकिल का मतलब होता है कि 2 बार वोल्टेज क्या होती है 0 होती है, 2 बार क्या होती है मैक्सिमम। इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब ये होता है। जो हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, म्यू की वैल्यू जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। क्या होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब कि 50 साइकिल कंप्लीट होती है। 100 बार वोल्टेज क्या होती है 0 होती है, 100 बार क्या होती है मैक्सिमम। एक साइकिल कंप्लीट यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी अगर दे रखी है तो उतनी साइकिल कंप्लीट होती है 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट होती है। मान लो जो बना हुआ है हमारे पास, मान लो कि पानी गिर रहा है तो जो डैम होता है वो घूमता रहता है, पानी पड़ा तो घूमेगा, तो यानी कि 1 सेकंड में वो कितनी साइकिल पूरी कर लेता है, ये मान लो कि वो 50 इस तरीके से। तो इस केस में जो हमारे घरों में फ्रीक्वेंसी आती है, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो लाइट आ रही है वो क्या होती है, इसकी जो ये लाइट भी जो है जलती रही है तो आपको ये जलती हुई दिखाई देती है, बट 1 सेकंड में इसकी 100 बार ये क्या करती है, इसकी वोल्टेज 0 होती है। फ्लक्चुएशन होता रहेगा बट हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि वो बहुत कम टाइम में होता है, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी होता है। 1 सेकंड में देखो 100 बार ऐसे अगर हो रहा है तो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए हमें परमानेंट ये जलती हुई दिखाई देती है। ऐसे ही अगर फैन में देखें तो इसमें भी, बट इसमें सिस्टम ऐसा, इसको ऐसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हमें एक ही डायरेक्शन में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर देखोगे तो एक बार ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्योंकि पोलैरिटी चेंज हो रही है। एक बार करंट ऐसे चलेगा, फिर एक बार करंट ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इसलिए इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर लगाते हैं जो कि इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट चलाने में हेल्प करता है। मतलब इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से है। सेम लाइट में भी अगर मतलब ऐसा ना हो कि हमें ये बहुत कम गैप लेती हो कि पहले डायरेक्ट करंट ऐसे चल रहा है, बहुत टाइम लगेगा, फिर पोलैरिटी, तो एक बार ऐसे बंद होगा, फिर जलेगा, फिर बंद होगा, फिर जलेगा। बट ये 1 सेकंड में बहुत बार बहुत साइकिल कंप्लीट कर देते हैं। 50 साइकिल कंप्लीट होती है। तो 50 साइकिल मतलब 1 सेकंड में 100 बार वोल्टेज 0 होती है, 100 बार मैक्सिमम। बट हमेशा हमें दिखाई देती है क्या, जलती हुई, क्योंकि इतना टाइम बिल्कुल फास्ट। अगर मान लो कोई ऐसे ऐसे कर रहा है तो इसको बिल्कुल फास्ट दिखाई देगा कि एक ही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ठीक है। हमें पंखुड़ियाँ अलग अलग क्यों नहीं दिखाई देती फैन चलने के बाद, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, तो वो सारी क्या दिखती हैं कि सारी ही ऐसे घूम रही है, हर जगह ही वो है। तो सेम इसमें भी क्या होता है, 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा साइकिल कंप्लीट कर लेती है। वोल्टेज कम ज़्यादा बहुत कम टाइम में होती है, तो हमें हमेशा जलती हुई दिखाई देती है। तो सेम इसमें यानी कि 50 जो हमारे घरों में जो फ्रीक्वेंसी आती है, यानी कि जो साइकिल कंप्लीट होती है 1 सेकंड में 50 साइकिल क्या हो जाती हैं, इसकी कंप्लीट होती है, ठीक है। और ये ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं यहाँ पे। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये होता है 2 पाई न्यू, यानी कि जिस रेट से वो घूम रहा है, जिस रेट से वो घूम रहा है। जो एसी जनरेटर पढ़ोगे तो वहाँ पे भी पता लग जाएगा कि अगर लीनियर फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दे रखी है तो ओमेगा लीनियर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई इंटू में 50, तो आ जाएगा 100 पाई, ठीक है। मान लो कि वो है आपके पास डायनमो है, उसके ऊपर पानी गिर रहा है, तो उस केस में वो एक साइकिल जितने 1 सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट करेगा वो तो क्या है वहाँ पे, लीनियर फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितनी 1 सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट करेगा वो तो क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी। और वो जिस रेट से घूम रहा है उसको क्या बोलोगे, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वहाँ पे वो घूम रहा है तो इसलिए हम एंगुलर वेलोसिटी वर्ड यूज़ कर लेते हैं, बट इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ज़्यादातर जो आपको वर्ड यूज़ करेंगे वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ करते हैं। ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ऐसा जब हम वेव पढ़ते हैं 11th में तो वहाँ पे भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो उसके जिस रेट से वो घूम रहा है 1 सेकेंड में, वो किस रेट से घूम रहा है कि पर सेकेंड उसका कितना एंगल चेंज हो रहा है, वो हो जाएगा ओमेगा। और लीनियर फ्रीक्वेंसी म्यू क्या हो जाएगा कि वो कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो ओमेगा बी इक्वल टू होता है मान लो 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में जो आती है वो क्या आती है, 50 हर्ट्ज आती है। और ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई न्यू यानी कि 100 पाई। और वी नोट की पीक वैल्यू जो होती है वोल्टेज की वो 311, क्योंकि चेंज होती रहती है कम ज़्यादा कम ज़्यादा। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 311 वोल्ट होती है।
इससे कम भी हो सकती है, 220, 240, 260 कम ज़्यादा होती रहती है। तो इस केस में पीक जो उसकी एवरेज में पीक जो आएगी वो क्या होती है, 311 होती है, न कि 220। वो उसकी VRMS होती है 220। तो ठीक है, तो इस केस में जो अगर DC होगा तो उस केस में कांस्टेंट करंट चलता रहेगा एक ही डायरेक्शन में। अब जो इन्वर्टर है वो क्या करता है कि पीछे से तो AC आ रही है, वो AC को क्या करता है DC में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टर का जो काम होता है वो क्या करेगा, DC और AC आ रही है उसको क्या करेगा, अपने DC में कन्वर्ट करेगा और जो बैटरी उसमें स्टोर हो जाएगी वो DC की फॉर्म में। और फिर अगर मान लो लाइट चली गई तो वो क्या करेगा, इन्वर्टर दोबारा से वो एनर्जी लेगा यानी कि DC, तो DC को फिर वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा AC में और हमें AC देता है। सारे के सारे जितने भी अप्लायंसेज है वो किस पे काम करते हैं, AC पे काम करते हैं, DC पे काम ही नहीं करते। ठीक है, इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि सारे किस पे काम करेंगे, ये AC पे। और हर जगह जो ये लीनियर फ्रिक्वेंसी होती है, मान लो हर एक कंट्री में अलग अलग होती है। इंडिया में ये 50 हर्ट्ज़ है, कोई दूसरी कंट्री में उसमें अलग होती है। क्योंकि अगर मान लो अब दूसरी कंट्री के AC पंखा अगर आप यहाँ लेके आओगे तो उस केस में वो यहाँ पे काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, लीनियर फ्रीक्वेंसी वहाँ पे जो आ रही है वो उस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ की भी पीक वोल्टेज कुछ और होगी। ठीक है, 110 होती है शायद अमेरिका वगैरह के। हाँ, पूरी कंट्री में एक जैसी होगी, ये नहीं है कि इंडिया यहाँ पे मतलब मान लो जयपुर में अलग होगी या फिर चंडीगढ़ में अलग होगी, राजस्थान में अलग होगी, ऐसा नहीं होता। पूरी इंडिया एक पूरी कंट्री में सेम होती है। ठीक है, ये हुआ। फिर तो उस केस में अलग अलग होगा कि यहाँ के लिए अप्लायंसेज अलग बनेंगे, वहाँ के लिए अप्लायंसेज अलग अलग बनेंगे, वहाँ पे अलग इलेक्ट्रिसिटी भेजी जाएगी, यहाँ पे अलग भेजी जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, एक कंट्री में सेम लीनियर फ्रिक्वेंसी होती है। करती हैं वो इस तरीके से करती है कि ये माल कहाँ पे भेजना है, कहाँ पे डिलीवर करना है। अगर मान लो कि चाइना कोई प्रोडक्ट बना रही है तो अपनी कंट्री के लिए अलग मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसको इंडिया में सप्लाई करना है तो वो यहाँ के जो जिस रेट से वो जिस पीक वैल्यू जो है उसकी यहाँ की जो फ्रिक्वेंसी है उससे डिज़ाइन करती है। इंडिया के हिसाब से ही वो चीज़ें डिज़ाइन होती हैं। ये नहीं है कि वो यहाँ के गाड़ियाँ मान लो बाहर जो कुछ है गाड़ी, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो गाड़ियाँ बाहर से ही आती हैं, दूसरी कंट्री से ही आती हैं, इंडिया में बनती ही नहीं है। बट क्या देखोगे कई कंट्रीज़ में जो स्टीयरिंग होता है वो दूसरी डायरेक्शन में लगा होता है। यहाँ पे देखोगे तो राइट साइड में होता है इंडिया में, बट वहाँ पे लेफ्ट में लगा होता है। तो वो यहाँ पे अगर वो गाड़ियाँ भेजनी है तो यहाँ के जो डिजाइनिंग उसके हिसाब से भेजती है, राइट में ही लगा के ही भेजती है उसको। तो हर जगह जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग अलग होती है, पीक वोल्टेज भी अलग अलग होती है। शायद अमेरिका में 110 है पीक वैल्यू। समझ गए? आगे समझ कि AC और जनरेटर बढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि DC क्यों नहीं बनाते, AC ही क्यों बनाते हैं। AC को बनाना आसान है, कम कॉस्ट पे AC जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये था इस केस में कि AC होता क्या है और इसको पूरे अच्छे से कि कैसे प्रोड्यूस होती है वो हम AC जनरेटर एक टॉपिक है उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस केस में पीक वैल्यू जो हमारे घरों में जो पीक वैल्यू वोल्टेज होती है वो क्या होती है, 311 होती है। और इस केस में इसकी एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब कि एक बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम फिर 0 एक साइकिल। तो और एक सेकंड में कितनी साइकिल पूरी होती है, 50 साइकिल पूरी होती है। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है 30, 20, 100 लीनियर फ्रिक्वेंसी, बट जो जनरल जो रियल में होती हैं वो तो 50 हर्ट्ज आ रही है। ठीक है, पेपर में तो कुछ भी दे सकता है, तो वैल्यू कम ज़्यादा करके दे सकता है, पता नहीं क्या। ठीक है, तो इस केस में V की वैल्यू 311 और ये क्या हो जाएगी V नोट की 50 हर्ट्ज। तो यहाँ से और इसकी AC की जो वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है V इक्वल टू क्या होता है, V नोट साइन ओमेगा t। इसकी फिक्स होती है, अगर DC है तो उसकी क्या होती है, फिक्स होती है। अगर इसमें AC में अगर वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ अगर बनाओगे तो वो जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी जो बनता है वो क्या बनता है, वो भी इसी तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ भी और करंट वर्सेस टाइम ग्राफ भी इन केस ऑफ AC। अगर DC की हम बात करें तो उस केस में अगर देखोगे तो वो ऐसे बनता है, कांस्टेंट ही रहती है उसमें, एक बार जो दे दी वही रहेगी। आगे समझ, यहाँ तक किसी को पूछना है? घरों में जितने भी अप्लायंसेस जोड़े जाते हैं सारे पैरेलल में जुड़ते हैं, सीरीज में नहीं जुड़ते। आपने देखा होगा कि अगर बहुत कम ज़्यादा एकदम से अगर बहुत कम ज़्यादा होती है तो एक बीच में पहले तो फ्यूज वायर लगाते थे, फ्यूज लगाते थे,
वो क्या हो जाएगा, फ्यूज जुड़ गया, ऐसे बोलते थे कि फ्यूज जुड़ गया, घर में लाइट नहीं है बाकी हर जगह लाइट है। तो मान लो कि हमारे घर लाइट चली गई और हर जगह लाइट, हम देख लेते कि बाहर लाइट है या नहीं है, तो उस केस में क्या लगता है कि सारे के सारे जितने भी अप्लायंसेज जुड़ते हैं वो सारे के सारे क्या जुड़ते हैं, इलेक्ट्रिशियन, अच्छा जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो सारे अप्लायंसेज पैरेलल में जुड़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो घरों में जितने भी अप्लायंसेज हैं वो किस में जुड़ते हैं, तो पैरेलल में जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उस केस में मान लो कि यहाँ पे क्या लगता है, एसी, तो इसमें जितने भी अप्लायंसेज होंगे, पहला जोड़ दिया मान लो, फिर दूसरा जोड़ दिया, फिर तीसरा, फिर फोर्थ, इस तरीके से जितने भी अप्लायंसेज है यहाँ पे एक फ्यूज लगता है। क्या लगता है? फ्यूज। मान लो कि बहुत ज़्यादा होगी वोल्टेज के आगे पीछे से, बहुत ज़्यादा, कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गई, तो उस केस में ये क्या हो गया, फ्यूज ही क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से वायर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये सारे के सारे अप्लायंसेज क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो इस केस में दोबारा से बस फ्यूज लगाने की ज़रूरत होती है। अब तो क्या होगी, एमसीबी आ गई, एमसीबी गिर जाती है, मान लो एकदम से कम वोल्टेज कम जा जाती है तो एमसीबी क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो उस केस में सारे अप्लायंसेज जो हैं वो जलने से, ख़राब होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। सेम अगर एसी में स्टेबलाइजर ना लगा हो तो उस केस में इसमें भी क्या होगी प्रॉब्लम, क्योंकि देख कभी भी आप देखोगे इसमें कि वोल्टेज अगर कम ज़्यादा होती है तो टिक 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 ऐसे करता है, तो उसका मतलब वोल्टेज क्या हो रही है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है, और लीनियरली बिल्कुल तेज हो रही है कि बार बार क्या हो रही है, कम ज़्यादा, तो ये क्या करता रहता है, टिक टिक कॉन्स्टेंट नहीं चल रही होती। ठीक है, तो इसमें फ्यूज उड़ गया तो ये सारे के सारे अप्लायंसेज क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अब मान लो कि एक इसमें दिक्कत आ गई, पैरेलल में क्यों जुड़ते हैं, मान लो एक एसी खराब हो गया, ठीक है, तो उस केस में बाकी तो चलते रहेंगे एज इट इज, क्योंकि करंट तो ऐसे चलता रहेगा ऊपर, यहाँ पे नहीं जाएगा। अगर मान लो सभी को किस में जोड़ दिया आपने, सीरीज में जोड़ दिया, 1 फिर 2 फिर 3 4, इस तरीके से सीरीज में जोड़ दिया सबको, तो मान लो एक खराब हो गया तो करंट जाना तो बंद, तो सारे के सारे बंद। इसमें एक खराब हो गया तो बाकी सारे बचे रहेंगे, इसमें एक खराब हो गया तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। आगे समझ। फ्यूज का अगर इसमें सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है कुछ, इसमें एक वायर होती है पतली सी, एक मतलब कांच की वो सिलेंडर सा होता है, बीच में से वायर होती है बिल्कुल पतली, ठीक है, तो वो लगा देते हैं। या फिर अब तो एमसीबी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, एमसीबी लगाते हैं वो गिर जाती है। ये होता है एसी के बारे में। अब इसमें देखो, अब मान लो कि ये इक्वेशन होती है V इक्वल टू क्या होता है, V नोट साइन ओमेगा टी। तो इस केस में अगर वोल्टेज वर्सेस टाइम अगर इक्वेशन हमें ड्राइव करनी है, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तो उस केस में V इक्वल टू ये होती है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, कि मैक्सिमम इतनी हो सकती है। तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 311 इंटू में साइन ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 पाई इंटू में t, ये होती है V इक्वल टू हो जाएगी। ये हमारे घरों में जो वोल्टेज जिस तरीके से चेंज हो रही है, वोल्टेज वर्सेस वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t की इक्वेशन है ये। V इक्वल टू 3 हो गया साइन ओमेगा साइन 100 पाई t। अगर मान लो कि कहीं पे जो लीनियर फ्रिक्वेंसी आ रही है, मान लो लीनियर फ्रिक्वेंसी आपको दे दी 20 हर्ट्ज, कितनी दे दी 20 हर्ट्ज, तो उस केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, और वहाँ पे मान लो V नोड की जो पीक वैल्यू दे रखी है वो दे दी मान लो 240 वोल्ट, तो कितनी आ जाएगी ये। अगर इसमें इक्वेशन बनानी पड़ जाए आपको, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे, क्या बन जाएगी, 240 sin 40 pi t। तो इस केस में ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा तो 2 पाई न्यू, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई इंटू में न्यू की वैल्यू क्या पुट करोगे, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 40 पाई। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इक्वल टू v इक्वल टू आ जाएगा आपके पास v नोड की वैल्यू 240 साइन ओमेगा की वैल्यू 40 पाई इंटू में t, ये बन जाएगी। तो ये इक्वेशन आई क्यों, ये आपको पता लग गया कि अगर आपको दे रखी है तो आप इक्वेशन बना सकते हो, अगर लीनियर फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है तो आप उसमें बना सकते हो। अगर मान लो कि आपको ओमेगा ही दे दिया, ओमेगा दे दिया आपको कितना 80 पाई, ओमेगा कितना दे दिया आपको 80 पाई, लीनियर फ्रिक्वेंसी पूछ ली, या फिर आपको ये इक्वेशन दे दी, इक्वेशन दे दी आपको मान लो कि v इक्वल टू 260 साइन 80 पाई t, इसमें बताओ ओमेगा क्या होगा और म्यू क्या होगा और v नोड की वैल्यू क्या होगी, v नोड की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 260
पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 260, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 पाई, और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई म्यू, तो म्यू क्या हो जाएगा ओमेगा बाय में 2 पाई। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू है 80 पाई डिवाइड बाय में 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 40। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 40 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल पूरी होंगी 40। एनी डाउट? यहाँ तक किसी को पूछना है कुछ? अब देखो इसमें मान लो आपको आर सर्किट, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे आर, और एक ऐसी बैटरी लगा दी है जो इसकी, जल्दी नोट कर लो, यहाँ पे ये आ जाएगी आपके पास वी नोड आई नोड, और ये आ जाएगा माइनस का आई नोड, ये वी नोड और ये क्या आ जाएगी माइनस वी नोड। अगर डीसी है तो कांस्टेंट ही रहेगी, जो वी नोड दे दी तो वी नोड ही रहेगी, और आई वर्सेस टी का ग्राफ भी क्या बन जाएगा डीसी की केस में स्ट्रेट ही, आई नोड का आई नोड ही रहेगा, कांस्टेंट चलता रहेगा करंट। हो गया? एसी का क्वेश्चन आना ही आना होता है, ऐसा होगा ही नहीं कि आएगा नहीं। और अगर क्वेश्चन आया है या तो वो देखते ही हो जाएगा 15 सेकंड में, अगर 15 सेकंड में नहीं हो रहा तो फिर वो होगा ही नहीं, ऐसा होता है। या तो एसी का क्वेश्चन तो आएगा ही, 100% आता ही आता है, या तो देखते ही 15-20 सेकंड में हो जाएगा वो, अगर नहीं हुआ तो फिर वो होगा ही नहीं, ऐसा होता है। मान लो ये क्या दे रखा आपको, बैटरी लगा दी आपको, इसकी वैल्यू हो जाएगी वी नोट साइन ओमेगा टी, जनरल इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इन केस ऑफ एसी। एसी की फुल फॉर्म ऐसे एसी करंट बोल दिया मैंने, तो ये नहीं है कि एसी करंट करंट, मतलब यहाँ पे मिसकंसेप्शन होता है कि इस केस में एसी करंट तो एसी करंट करंट, ऐसा नहीं होता। तो एसी करंट उसकी फुल फॉर्म यही रहेगी एसी करंट, एसी वोल्टेज, ठीक है। तो ये नहीं कि एसी करंट वोल्टेज, करंट है कि वोल्टेज है, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब बोलने में ये थोड़ा होता है कि पता नहीं करंट है कि वोल्टेज है, ये चक्कर पड़ता है। तो उस केस में फुल फॉर्म तो ये होगी एसी करंट बोल दिया, यानी कि एसी करंट की बात ही कर रही है, यानी कि एसी करंट करंट, 2 बार करंट क्यों बोला, फिर एसी बोल देता सीधा। और एक होती है एसी वोल्टेज, यानी कि एसी वोल्टेज के बारे में बात करेंगे, यानी कि एसी करंट वोल्टेज, ठीक है। अब बाहर जो जनरेटर रखे होते हैं जिससे लाइट मतलब चली जाती है तो हम चला जाते, तो उसका नाम जनरेटर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता, कन्वर्ट करता है वो। उसमें डीजल डालते हैं, डीजल से वो क्या होता है चलता है, तो वो उस केस में कन्वर्ट करता है, तो उसका नाम कन्वर्टर होना चाहिए, जनरेटर तो होना ही चाहिए नहीं होना चाहिए, तो पर भी फिर भी जनरेटर बोलता है। अब मान लो कि हम वो करते हैं, ये करते हैं कि कोलगेट की या नहीं की, सुबह सुबह उठ के किसने कोलगेट की, तो कोलगेट तो बोलना ही नहीं चाहिए, कोलगेट तो कंपनी का नाम है। टूथब्रश किया कि नहीं करा, टूथपेस्ट की कि नहीं की, ऐसा बोलना चाहिए, तो वो क्या हो गया कोलगेट। अब मैगी है, हम बोलते हैं मैगी खाई, तो मैगी कंपनी का नाम है, हम ये कहेंगे कि उस केस में नूडल बोलना चाहिए कि इस कंपनी के नूडल दे दो मैं, क्योंकि नूडल मैगी भी अलग अलग कंपनी की आती है, तो इस कंपनी की या दे दो नूडल दे दो, हम बोलते क्या है मैगी, मैगी कंपनी का नाम है, सब वही सुन के समझ जाते हैं।
तो इसी में सेम इसमें होता है कि एसी करंट बोल दे तो वो एसी करंट की बात हो रही है, ये नहीं कि एसी करंट और एसी वोल्टेज बोल दे तो ये नहीं कि एसी करंट वोल्टेज की बात हो, वो एसी वोल्टेज ही हो बोले इसको। तो ये आपको दे दिया आर सर्किट, वी इक्वल टू क्या दे दिया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, हम प्लस ये माइनस इस तरीके से प्लस ये माइनस, तो आई इक्वल टू क्या होता है वी बाय आर, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाय आर, तो आ जाएगा वी नोड साइन ओमेगा टी बाय में आर। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं आई नोड, इसको क्या बोलते हैं आई नोड। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नोड साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई नोड क्या हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ करंट, वी नोड क्या होता है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। मैक्सिमम करंट कितना होगा आई नोड साइन ओमेगा टी। अब देखो इसमें करंट की भी अलग अलग इक्वेशंस दे दी, करंट की यदि ये जनरल इक्वेशन है करंट की आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, करंट की भी क्या दे दी अलग अलग इक्वेशन दे दी। एक होती है करंट की, देखो 4 नामों से बोलते हैं, आई एवरेज, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन ओवर वन साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ, एक होती है इसमें आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। एक होती है मीन स्क्वायर, वो अलग है, वो स्पीड है, ये करंट है यहाँ पे, वो स्पीड है, वो भी आर एम एस वैल्यू, आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो अलग है, एवरेज वेलोसिटी वो अलग है। हाँ वर्ड्स ये होते हैं, तो उस केस में ये अलग है, ये करंट है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ साइकिल वन साइकिल, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। देखो हाफ साइकिल की जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट जो हाफ साइकिल होती है वो 0 होती है, क्यों, क्योंकि एक बार करंट ऐसे चलेगा, फिर डायरेक्शन क्या हो जाती है, हाफ साइकिल में करंट ऐसे चलता है, हाफ साइकिल में करंट ऐसे, तो इसके एक क्रॉस सेक्शन मान लो वायर है, उस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में पर सेकंड में करंट एक बार ऐसे चला, जितना करंट ऐसे चला, यानी मैक्सिमम चार्ज जितना इस डायरेक्शन में चला उतने ही में मैक्सिमम चार्ज क्या था उतना इस, तो नेट जो करंट होता है, एवरेज जो करंट होता है वो क्या होता है इसमें 0। कि हमने एक क्रॉस सेक्शन मान लिया और उस केस में ये देख लिया कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कि जो चार्ज है इस डायरेक्शन में टोटल चार्ज कितना गया है 1 सेकंड में, और उतने ही टाइम में वो क्या चल जाता है इस तरफ। तो इस केस में एक बार जितना इस डायरेक्शन में चलता है उतना ही करंट इस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाता है 0। एवरेज हाफ साइकिल में जो इसकी वैल्यू होती है बाय डेरिवेशन होती है 2/पाई इंटू में आई नोड, कितनी होती है 2/पाई इंटू में आई नोड। इसका डेरिवेशन सब्जेक्टिव में है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में इसके, बस इस वैल्यू की जो पता होनी चाहिए कि 2/पाई आई नोड होती है किसकी वैल्यू हाफ साइकिल में, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट की। इसको सोल्व करोगे तो 2 डिवाइड बाय में पाई, यानी कि 2 डिवाइड बाय में पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आई नोड, तो ये होती है 0.637 आई नोड, 0.637 आई नोड। ये निकलती है कि इस केस में ये देख लेते हैं कि इसमें कि जो चार्ज है वो टोटल हाफ साइकिल में कितना चार्ज पास करा, कितना टाइम लगा, तो टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम करते हैं तो वहाँ से आती है ये एवरेज वैल्यू इन ओवर ऑफ हाफ साइकिल, कि पूरे कंप्लीट तो 0 हो गया, तो इस केस में हाफ साइकिल में कि टोटल कितना चार्ज गया, कितना टाइम लगा उसको, तो चार्ज बाय क्या कर देते हैं टाइम, तो वहाँ से आता है ये एवरेज वैल्यू इन केस ऑफ हाफ साइकिल। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आरएमएस जो वैल्यू क्या होगी, मान लो आरएमएस जो वैल्यू इसकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी वी नोड बाय में √2, वी नोड बाय में क्या हो जाएगी √2, जो वी नोड वैल्यू है 311 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आती है 220 आती है। तो वी नोड यानी कि इसको अगर करोगे वी नोड बाय √2 तो वी नोड बाय में 1.414, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है आपके पास 0.707 आई नोड, ठीक है। और मीन्स के इसकी हो जाएगी वी नोड का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2, ये आ जाएगी वी नोड का स्क्वायर, आई नोड सॉरी करंट की बात कर रहे हैं तो आई नोड, आई नोड, आई नोड बाय √2, ठीक है। ये आ जाएगा आई नोड का स्क्वायर, यानी कि रूट मीन स्क्वायर का ही क्या कर दो आप, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, वो क्या आ जाएगी मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आई नोड का स्क्वायर बाय में 2, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके पास, यहाँ तक कुछ पूछना। अब देखो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, कि मान लो कि एसी है, एसी करंट जो है
मान लो कोई भी जनरल टाइम ले लिया, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ भी, मान लो कि जो एसी करंट है 1 सेकंड में जितनी जूल हीटिंग करेगा, वेरिएबल होता है एसी करंट, तो 1 सेकंड में देख लेंगे कि कितनी जूल हीटिंग हो रही है एसी करंट के द्वारा, वो नोट कर ली। फिर हम कितनी कांस्टेंट करंट चलाएं, कितना कांस्टेंट करंट हम चलाएं कि उतनी ही जूल हीटिंग हो जाए और उतने ही टाइम में जितनी एसी ने की थी, जितने टाइम में। उस कांस्टेंट वैल्यू को आरएमएस वैल्यू कहते हैं एसी की। देखो कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है कि जो एसी करंट है वो मान लो कि 2 मिनट या 1 मिनट में कितनी जूल हीटिंग कर रहा है, वो नोट कर लिए। एसी करंट चल रहा है, जूल हीटिंग होगी, रैंडम टाइम ले लो, कोई भी रैंडम टाइम, जनरल टाइम में ये टाइम, इतना टाइम फिक्स कर लिया, इतने टाइम में ये देख लिया कि कोई भी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 5 मिनट कांस्टेंट है नहीं, तो उस केस में फिर जिस रेट, तो हमने तो एक जनरल टाइम लिया ना, अलग अलग करेगा वो तो कोई भी टाइम ले सकते हो आप। एवरेज टाइम की वैल्यू कुछ भी मान लो, 2 मिनट 1 सेकंड या फिर 1 सेकंड मान लो कि 1 सेकंड या 1 मिनट मान लो, वो जनरल टाइम आप कुछ भी मान सकते हो उस केस में। तो एक मान लो कि जनरल टाइम में जो एसी करंट है जितनी जूल हीटिंग करेगा, ये जितनी जूल हीटिंग कर रहा है वो नोट कर ली। तो हम कितना कांस्टेंट करंट चलाएं, क्योंकि एसी करंट तो यानी कि वेरिएबल होगा, हम कितना कांस्टेंट करंट चलाएं कि उतनी ही जूल हीटिंग हो जाए और उतने ही टाइम में जितनी एसी करंट ने की थी। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को एसी करंट की क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। मान लो कि कोई पर्सन है, वो पैसे कमा रहा है, मान लो एक दिन कमाए 1000, फिर कमाए 2000, अगले दिन 3000, फिर 4000, फिर 5000, फिर 6000, इस तरीके से कमा रहा है। तो उस केस में मान लो उसने टोटल 30,000 कर लिए या फिर 1 लाख कर लिए, तो वो प्रतिदिन किस कांस्टेंट रेट से कमाए। वो तो पहले तो क्या कमा रहा था, पहले 1000, फिर 2000, फिर 3000, फिर 4000, तो वो प्रतिदिन कितने कांस्टेंट रेट से कमाए कि उतने ही टाइम में, उतने ही दिनों में उतने ही पैसे इकट्ठे हो जाएं। मान लो उसने 30 दिन में 1 लाख रुपए इकट्ठे किए और अलग वेरिएबल रेट था, पहले 1000, एक दिन पहले 1000 कमाए, ज़्यादा मेहनत, फिर अगले दिन 2000, फिर 3000, फिर 4000, उसने इकट्ठे कर लिए 1 लाख रुपए 30 दिन में। तो हम वो कांस्टेंट वैल्यू क्या हो उसके पैसे कमाने की कि 30 दिन में ही 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं, तो वो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब तो हमने जितनी भी वोल्टेज दी वो टोटल देखनी पड़ेगी, वो कितने टाइम में दिया है इसमें, वो तो फिर चलती रहेगी, करंट तो चलता रहेगा, जूल हीटिंग तो होती रहेगी। हम तो कोई रैंडम टाइम उठा रहे ना कि रैंडम टाइम में कितनी रेट ऑफ जूल हीटिंग हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम में देख रहे हैं कि एसी करंट जो है वो कितनी जूल हीटिंग कर रहा है। ठीक है, मान लो नोट कर लिया आपने, जूल हीटिंग हो रही है जो 20 जूल हो रही है, मान लो 2 मिनट में, 2 मिनट में एसी करंट ने कितनी जूल हीटिंग करी, 20 जूल। तो हम कांस्टेंट करंट मान लो, जो उसका जो करंट तो वेरिएबल होगा, इसमें मान लो 2 मिनट में कितनी जूल हीटिंग करी, 20। हम कितना कांस्टेंट करंट चलाएं कि 2 मिनट में वो भी क्या, कितनी जूल हीटिंग करो, 20 जूल। जो कांस्टेंट करंट आप चलाओगे वो कांस्टेंट करंट क्या होगा, आरएमएस वैल्यू होगी किसकी, एसी करंट की। समझ में आ गया। तो इस केस में कितनी होती है, इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। एनी डाउट? इसी में सेम ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात है, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही बेस्ड। एक होती है इसमें V इक्वल टू क्या हो जाएगी, वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल, 1 साइकिल, वोल्टेज ओवर एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर 1 साइकिल, हाफ साइकिल, VRMS, IRMS। तो यहाँ से V एवरेज क्या हो जाएगी, 0, सॉरी VMS ही आएगी, दोनों बार RMS थोड़ी ना आएगी, VMS ये हो जाएगी 0, ये रहते हैं 2 बाय में पाई इंटू में V नोड आ जाएगी, तो यानी कि 0.637 V नोड। तो अगर ये याद है तो इसमें कोई फर्क नहीं है, आई नोड की जगह V नोड करना है बस। VRMS क्या हो जाएगी, V नोड डिवाइड बाय में √2, यानी कि 0.707 V नोड। अब V नोड की वैल्यू यहाँ पे आप 311 पुट कर दो तो VRMS 220 आ जाएगी। 0.707 को 311 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी, 220। और V नोड का स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगी, 2। या फिर 311 को आप √2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगी, 220 आ जाएगी।
एनी डाउट? मतलब इसका होगा कि आरएमएस आई आरएमएस दे रखी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट दे रखी है, तो आप क्या निकाल सकते हो? आई नोड निकाल सकते हो। आई नोड गिवन है तो क्या निकाल सकते हो? आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू जो करंट है उसको √2 से डिवाइड कर दोगे तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यानी कि जो वो कांस्टेंट करंट आप चलाओगे जिस उतनी ही जो लीटिंग करेगा उस कांस्टेंट करंट की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक कुछ पूछना है? एनी डाउट? अब देखो इसमें बार बार सर्किट ही होंगे। इसमें जो सर्किट हैं आर सर्किट, एल सर्किट, सी सर्किट, एल आर सर्किट, आर सी सर्किट, एल सी सर्किट और एल सी आर सर्किट, लगभग शायद 7 सर्किट हैं, 7 सर्किट है। ये 7 सर्किट पढ़ने हैं मेन जो एसी में, और पहले आर सी और एल अगर अच्छे से समझ आ गए तो उस केस में बाकी अपने आप हो जाएंगे। मेन जो समझने वाला है वो क्या है? आर सी और एल। उसमें जो बातें हैं 6 बातें हैं वो याद करनी है। ठीक है, वो 6 बातें यानी कि 6 12 18 बातें अगर याद होगी तो फिर बाकी की बातें याद करने की टोटल होती है 42 बातें याद करनी होती है बस एसी में। ठीक है, पहले तो बताओ ये याद होगी आपको? याद होगी? पूछ लो। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आपको बताने हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ओवर हाफ साइकिल, ठीक है। इसमें देखो अब मान लो कि आपको आर सर्किट दे रखा है, एक आर सर्किट, ये आर सर्किट, सी सर्किट और एक होगा एल सर्किट। एल को इंडक्टर, सी को कैपेसिटर और आर को रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें देखो कि एक होता है कि करंट और वोल्टेज दोनों ही जो होते हैं वो सेम फेज में लाई करते हैं। दोनों क्या करते हैं? सेम फेज में लाई करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम फेज में लाई करते हैं? इसका मतलब क्या है कि इसमें मान लो करंट चलेगा, आई का करंट चल रहा है मान लो, तो आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी उसकी वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम होती है। इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज जो दे रखी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैक्सिमम, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मैक्सिमम, तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? मैक्सिमम। तो इसलिए दोनों सेम फेज में लाई करते हैं। करंट मैक्सिमम तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी मैक्सिमम, तो दोनों क्या करते हैं? सेम फेज में। ये भी बढ़ा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो ये मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी मैक्सिमम। बात करते हैं इसमें, इसमें उल्टा होता है। अगर करंट मैक्सिमम तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल मतलब जीरो, जीरो इस ये मैक्सिमम तो इसके अक्रॉस जीरो, इसके अक्रॉस मैक्सिमम तो करंट की वैल्यू जीरो। सेम इसमें भी इसके अक्रॉस मैक्सिमम तो करंट की वैल्यू जीरो, करंट की वैल्यू जीरो तो इसके अक्रॉस मैक्सिमम। तो इस केस में इसमें तो करंट और वोल्टेज क्या करते हैं? दोनों सेम फेज में लाई करते हैं। करंट बढ़ा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी बढ़ेगी, दोनों एक साथ बढ़ते हैं। बट इस केस में एक बढ़ता है तो एक घटता है, एक घटता है तो एक बढ़ता है। जब करंट मैक्सिमम तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो, जब इसके अक्रॉस मैक्सिमम तो इसके अक्रॉस जीरो। सेम इसमें इसके अक्रॉस मैक्सिमम तो करंट जीरो, इस करंट मैक्सिमम तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो। तो इस केस में आर सर्किट अगर है, सिंपल आर सर्किट, रेजिस्टेंस है और इस एसी बैटरी जोड़ रखी है आपने, तो उस केस में करंट और वोल्टेज दोनों क्या करते हैं? सेम फेज में लाई करते हैं। दोनों क्या करेंगे? सेम फेज में लाई करते हैं। बट अगर सी सर्किट है तो उस केस में एक लीड करता है और एक क्या करता है? लैग करता है। इसके अगर सी सर्किट है तो उस केस में जो वोल्टेज है वो लैग करती है करंट से। फेज एंगल होता है दोनों के बीच π/2 का। फेज एंगल क्या होता है? दोनों के बीच का π/2। इसमें भी करंट और वोल्टेज के बीच जो फेज एंगल होता है वो π/2 का होता है। एक आगे होता है, एक मैक्सिमम तो एक मिनिमम। ठीक है, तो इस केस में यही होता है कि ग्राफ जो बनता है साइन थीटा का ग्राफ इस तरीके से बनता है।
तो इस केस में बढ़ते बढ़ते जो मैक्सिमम होगी साइन, जब 90 पाई/2 होता है तो वैल्यू क्या होती है उसकी, मैक्सिमम हो जाती है साइन थीटा की। फिर अगर 0 है तो साइन क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो सेम इसमें ही ये बोलते हैं कि RC सर्किट और L सर्किट अगर है तो उस केस में वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल होता है वो क्या होता है, पाई/2 का होता है। एक अगर मैक्सिमम होता है तो एक 0 होता है। तो सेम इस केस में मान लो तो एक क्या होगी, पाई/2 का फेज एंगल होता है। बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम मान लो पाई/2 का, तो वो क्या जी दूसरी क्या होती है, 0 होती है। तो इसके बीच भी करंट और वोल्टेज के बीच भी फेज एंगल क्या होता है, पाई/2 का। इसके बीच भी करंट और वोल्टेज के बीच का फेज एंगल क्या होता है, पाई/2 का। तो इस केस में इस तरीके से आगे समझ, तो इसे समझाने की कोशिश। तो ये बोलते हैं कि अगर करंट और वोल्टेज उनके बीच फेज एंगल क्या होता है, तो उस केस में इन दोनों में तो सेम फेज एंगल 0 होता है इनके बीच का, दोनों सेम फेज में लाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, पाई/2 का फेज एंगल होता है C सर्किट, इसमें भी क्या होगा, L सर्किट में भी पाई/2 का फेज एंगल होता है। फेज डिफरेंस पाई/2 का होता है इन दोनों में, और इसमें क्या होता है, फेज डिफरेंस 0 का होता है। ठीक है, एनी डाउट? मान लो कि इस केस में आपको ये दे दिया, इक्वेशन दे रखी है आपको, V = दे दिया V0 साइन ओमेगा टी, और I = दे दिया I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ठीक है, इसमें देखो टाइम बढ़ेगा तो इसका ये ओमेगा टी की और वैल्यू बढ़ेगी, तो इसको बोलते हैं फेज एंगल। V = क्या हो गया, V0 साइन ओमेगा टी को क्या बोलते हैं, फेज एंगल बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ओमेगा टी प्लस पाई/2 क्या है, फेज एंगल है। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे फेज यानी कि फेज एंगल वोल्टेज V0 के केस में, वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के केस में जो फेज एंगल वो क्या है, वो कितना देर का आपको, ओमेगा टी, फाई से डिनोट करते हैं, 5V। और इसके केस में फेज एंगल कितना है, I के केस में वो कितना, ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया दोनों के बीच, डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, पाई/2। तो इस केस में यहाँ पे अगर लिखोगे तो इसका साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखने का जो तरीका होता है वो ये है कि करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई/2, इस तरीके से बोलते हैं इसमें। तो वो समझ जाएगा कि करंट और वोल्टेज के बीच जो एंगल है वो कितना है, पाई/2, और करंट आगे है वोल्टेज से, कितना एंगल आगे है, पाई/2 आगे है। तो और दूसरे फॉर्म में बोल सकते हो कि वोल्टेज लेग्स द करंट बाय फेज एंगल पाई/2, इस तरीके से बोल सकते हो। इस बात में और इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है, इसी बात को बोलने का तरीका है ये। पहले करंट चलेगा फिर वोल्टेज। हाँ, आगे जब फेजर डायग्राम पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि इस केस में क्या कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, और वोल्टेज क्या कर रही है, लैग कर रही है। ये जो इक्वेशन बनेगी सेम इक्वेशन बनेगी किसके केस में, जिसमें करंट क्या करेगा, लीड करेगा, C सर्किट के केस में। हम वहाँ पे डिराइव करेंगे तो V0 की वैल्यू आ जाएगी V0 साइन ओमेगा, तो उस केस में सेम जो C सर्किट है उसमें करंट लीड करता है वोल्टेज से, कितने एंगल, पाई/2 एंगल से। ठीक है, एंड आउट। फाई आई फेज एंगल ऑफ करंट।
अब मान लो इक्वेशन दे दी कि v इक्वल टू दे दिया आपको v नोड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, आई इक्वल टू दे दिया आई नोड साइन ओमेगा टी। ये दे रखे आपको दो इक्वेशन। तो इस केस में फेज एंगल क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसमें फेज एंगल क्या आ जाएगा आपके पास, ओमेगा टी, और डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई टू। और इसको अगर लिखोगे तो इस केस में वोल्टेज क्या कर रही है, लीड कर रही है करंट को विद फेज एंगल पाई बाई टू। तो इस केस में इसको बोलोगे करंट, ये बोल सकते हो करंट लैग्स वोल्टेज फेज बाय फेज एंगल पाई बाई टू। या फिर ये बोल सकते हो कि वोल्टेज लीड्स करंट। बाय फेज एंगल पाई बाई टू। ये वाली जो इक्वेशन होती है सेम फेज एंगल अगर पाई बाई टू का, उस केस में अगर वोल्टेज लीड करती है तो एल सर्किट में होता है ऐसा। एल सर्किट के केस में वोल्टेज लीड करती है करंट से, इतने एंगल पाई बाई टू एंगल से। अगर मान लो आपको इक्वेशन दे दी v इक्वल टू वी नोड साइन ओमेगा टी और i इक्वल टू दे दिया आई नोड साइन ओमेगा टी, तो इस केस में डेल्टा v की वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी। इसमें फाई आई की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस केस में करंट और वोल्टेज दोनों किस में लाई करते हैं, सेम फेज में लाई करते हैं। ये वाली सिचुएशन होती है आर सर्किट में, बोथ करंट एंड वोल्टेज will be in same phase। दोनों किस में लाई करते हैं, सेम फेज में लाई करते हैं। ये वाली सिचुएशन किस में होगी, आर सर्किट में होती है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में लाई करते हैं। अगर एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ता है। यहाँ तक पूछना है कुछ? इसमें अब 7 सर्किट हैं, कल शुरुआत करेंगे इनकी सर्किट्स की, ठीक है। आर सर्किट, सी सर्किट, एल सर्किट, एल आर सर्किट, आर सी सर्किट और एल सी सर्किट और एल सी आर सर्किट। यानी कि अकेला रेजिस्टेंस होगा और बैटरी होगी, अकेला कैपेसिटर होगा, बैटरी होगी, इंडक्टर होगा, बैटरी होगी, रेजिस्टेंस भी होगा, कैपेसिटर भी होगा। एक सर्किट ऐसा होगा रेजिस्टेंस भी होगा, इंडक्टर भी होगा। एक सर्किट ऐसा होगा, एक होगा इंडक्टर और कैपेसिटर होंगे, और एक होगा तीनों होंगे, इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी और रेजिस्टेंस भी। पहले अकेले, फिर 2-2, फिर 3, ठीक है। पहले 3 अगर आगे इनकी बातें याद होगी तो बाकी के 4 जो 4 होंगे वो इजी होंगे, ठीक है। ये था आर सर्किट में बेसिक बात है कि होता क्या है उसकी। इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है, फेज डिफरेंस की वैल्यू पूछ सकता है। अगर इस केस में v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी अगर नहीं गिवन है, कोस की टर्म्स में भी अगर गिवन है, तो वो भी AC की वोल्टेज हो सकती है, क्योंकि हम कोस को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में। ये नहीं है कि हमेशा ये मत सोचना कि साइन के टर्म्स में ही देगा तो ही हम मानेंगे, ठीक है। तो कोस के टर्म्स में दे रखा है, बट पहला कंडीशन होगी कि आप उसको कन्वर्ट करोगे साइन के टर्म्स में, ठीक है।